वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर प्रोज में, रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर प्रोज में पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये लिखा हुआ चैप्टर जो है वो गांधी जी का है, महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। देख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो चैप्टर है, इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई चैप्टर है। महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है। अब ये हम लोग जानेंगे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है क्या। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है क्या। सभ्यता और संस्कृति क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति क्या है। सभ्यता और संस्कृति ये दोनों को सम्मिलित रूप से समझें कि भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं, भारत के अंदर पहनने जाने वाली वेशभूषाएं, भारत के अंदर मनाए जाने वाले रस्म रिवाज, यानी सभी को सम्मिलित रूप से वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन, ठीक है, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। तो ये भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति के विषय में गांधी जी इस चैप्टर में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको अलग करके देखने का प्रयास करें सभ्यता, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन इज अ फिजिकल फॉर्म, ये एक फिजिकल फॉर्म है, भौतिक रूप है, ये भौतिक रूप है। और इसी को अगर हम लोग इसमें देखें यानी संस्कृति, तो संस्कृति के विषय में आप ये कह सकते हैं कि ये एक जो है वो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन, यानी ये काल्पनिक रूप है, ये काल्पनिक रूप है। तो सभ्यता जो है वो फिजिकल फॉर्म में भौतिक रूप है, और जो है वो संस्कृति एक जो है वो काल्पनिक रूप है। अब इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल से आप समझिए कि एक मंदिर है, तो ये मंदिर जो है वो एक सभ्यता है, और इसके अंदर होने वाली जो पूजा है वो संस्कृति है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बहुत ही आसानी पूर्वक आप समझ गए होंगे। ठीक है, मंदिर एक सभ्यता और इसके अंदर होने वाली पूजा एक संस्कृति। और एक एग्जाम्पल अगर हम ले सभ्यता का, तो पुष्प यानी कि फूल, ये क्या है, ये सभ्यता है, और इसके अंदर पाया जाने वाला सुगंध ये क्या है, तो ये संस्कृति है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या है, यह एक फिजिकल फॉर्म है, भौतिक रूप है, और संस्कृति क्या है, एक इमेजिनेशन फॉर्म है, यानी कि काल्पनिक रूप है। एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि मंदिर एक सभ्यता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई बनावट है, इसके कोई ना कोई रूप है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल फॉर्म हो गया। और इसके अंदर होने वाली जो पूजा है वो इमेजिनेशन है, यानी कि उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, उसका कोई बनावट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो है काल्पनिक रूप है, यानी कि पूजा जो है संस्कृति है। इसी तरह से पुष्प, पुष्प का कोई ना कोई भौतिक रूप है, कोई ना कोई बनावट है, अलग अलग बनावटों में अलग अलग जो है पुष्प देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, भौतिक रूप है, यानी कि सभ्यता है। और इसी के अंदर पाए जाने वाले जो सुगंध है, जो सुरभि है, वो क्या है, वो एक काल्पनिक रूप है। तो ये आपका संस्कृति है। तो गांधी जी ने जो है पहला चैप्टर जो लिखा है प्रोज का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हम समझते हैं कि एकदम क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब हम आगे आपको ये बताते हैं कि जो गांधी जी ने लिखा है इस चैप्टर, तो इस चैप्टर की थीम क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर के थीम को हम लोग पहले समझेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में किस बातों पर फोकस किया गया है। तो आप जान लीजिए कि ये चैप्टर का पूरी तरह से जो थीम है वो है कंपैरिजन। इस चैप्टर का थीम क्या है, कंपैरिजन है, यानी कि तुलना है। इस पूरी चैप्टर्स में
तुलना की गई है। किसके किसके बीच में तुलना की गई है, कंपैरिजन किसके किसके बीच में है? तो सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता, और दूसरा जो वर्सेस जो है यानी तुलना जो इससे किया जा रहा है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। तो ये पूरी तरह से आप एकदम आश्वस्त हो लीजिए कि इस चैप्टर का जो मुख्य रूप से जो थीम है, इस चैप्टर का जो मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इस पूरी चैप्टर के अंदर एक कंपैरिजन किया गया है, एक तुलना किया गया है, और वो तुलना दो देशों की सभ्यताओं के बीच में किया गया है। एक तो भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो कैसी है, उसका बुनियाद कैसा है, उनमें किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ये बातें बताई गई है। दूसरी तरफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की चर्चा की गई है, पश्चिमी सभ्यता के विषय में ये बताया गया है कि पश्चिमी सभ्यता क्या है, ये मॉडर्न स्थिति में कैसी है, और इन सभ्यताओं में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, ये सभ्यता मुख्यतः किस पर आधारित होता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। तो दो सभ्यताओं के बीच में जो तुलना है वही एक चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले गांधी जी के विषय में, गांधी जी का इंट्रोडक्शन, गांधी जी का परिचय पहले हम ये पढ़ लें, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, शुरू करेंगे कि गांधी जी ने लिखा क्या है अपने चैप्टर में। तो सबसे पहले गांधी जी का इंट्रोडक्शन यानी परिचय में सबसे पहला लाइन, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, यानी कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आपका ये पहला लाइन के अंदर ये बातें कही जा रही है कि 1869, पूरी आपको डिटेल्स के अंदर आप जाएंगे तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है, इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पहली लाइन। पॉपुलरली नोन एज बापू, पॉपुलरली लोकप्रियता के साथ बापू के नाम से भी ये जाने जाते हैं, यानी गांधी जी को बापू भी कहा जाता है। इनकी लोकप्रियता जो बनी है वो बापू के रूप में भी बनी है। ठीक है, और या द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में इनकी लोकप्रियता राष्ट्रपिता के रूप में भी है। यदि कोई कहे कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है तो महात्मा गांधी, भारत के बापू कौन है तो महात्मा गांधी, तो ये दोनों नामों से भी ये जाने जाते हैं। was more a spiritual leader than a politician, यानी बाद में ये पॉलिटिशियन, पहले ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। वैसा नेता जो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, अर्थात पूरी तरह से जनता के लिए, जनता को समर्पित हो, वैसा नेता जो जनता को समर्पित हो, देश को समर्पित हो। अब सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं जो इनकी चलती हो, इनकी जो भावनाएं हैं वो सारी की सारी पब्लिक के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, उनके हित की बात करते हो, उनके कल्याण की बात करते हो, वो है जो है ए स्पिरिचुअल लीडर। तो आध्यात्मिक नेता थे और उसके बाद ए पॉलिटिशियन यानी एक राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, जाहिर सी बात है राजनीतिज्ञ होंगे तभी तो वो लीडर थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन नेता कैसे थे तो ये आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, ये अगला लाइन कह रहा, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapon against the British rule in India and helped India gain independence। अगला लाइन ये कह रहा है कि ही सक्सेसफुली, पूरी सफलता पूर्वक उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में दो चीजों का इस्तेमाल किया, एक ट्रूथ और दूसरा नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को पूरी सफलता के साथ मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। किसके अगेंस्ट में तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, यानी ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मुख्य जो हथियार अपनाया था वो हथियार था ट्रुथ और दूसरा हथियार था नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा। ये मुख्य दो हथियार थे जिनको गांधी जी ने अपनाया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए
और उसी से आज़ादी मिलने में हेल्प मिली, हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। भारत जो को आज़ादी जो मिली, भारत जो आज़ाद हुआ, तो इसमें ट्रुथ और नन वायलेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी ट्रुथ और नन वायलेंस के सहारे से, ठीक है, आप भारत जो है वो आज़ाद हुआ। ये अगला लाइन कहना चाह रहा है। इसके बाद है कि फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वो पूरी तरह से शासन किए। किसके ऊपर डोमिनेट किए? गांधी जी। बात समझिए, गांधी जी अगला लाइन कह रहा है कि 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक गांधी जी पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से शासन किए, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स पर, यानी भारतीय राजनीति पर। कहने का मतलब यह है कि भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक अगर किसी का चला, किसी की बातें सुनी गई, तो वो बातें थी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जो डिसीजन करते थे, जो बात रखते थे, उनकी बातें सुनी जाती थी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है इस लाइन के अंदर कि 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से शासन किया, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कह रहा गांधी जी की मृत्यु हो गई, गांधी जी डाई यानी कि मर गए, गांधी जी शहीद होकर दिए गए। किसके द्वारा? एट द हैंड्स ऑफ से फैनेटिक, एक हट्टी व्यक्ति, एक हठधर्मी व्यक्ति के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। यानी गांधी जी का नेचुरल डेथ नहीं था, गांधी जी की प्राकृतिक मौत नहीं थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में उनको एक फैनेटिक के द्वारा, यानी एक हट्टी व्यक्ति, हठधर्मी व्यक्ति के द्वारा उन्हें मारा गया था, यानी कि जिसका नाम आप जानते होंगे नाथूराम गोड्स, ठीक है, उनके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और वो जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी था। तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताएं? 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको पता होगा, शहीद दिवस। तो गांधी जी की मृत्यु पर ही भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, इसको भी आप याद कर लेंगे, है ना। ये एक जीएस का विषय है। 30 जनवरी को शहीद दिवस गांधी जी के मृत्यु पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हिज ऑटोबायोग्राफी, इनका जो है ऑटोबायोग्राफी, एक होता बायोग्राफी, एक होता ऑटोबायोग्राफी। दोनों में डिफरेंसेस को थोड़ा सा आप समझ लें, समझते हुए चले, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जो स्वयं की लिखी हुई जीवनी, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना जीवनी खुद से लिख दूं तो ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, और मेरा जीवनी कोई और लिख दे तो वो बायोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने अपना जीवनी स्वयं लिखा था, इसीलिए ये ऑटोबायोग्राफी। तो गांधी जी का आत्मजीवन जीवनी जो है, यानी जीवन कथा जो है, वो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखा है वो इनका जीवनी है। गांधी जी ने ये जो किताब लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच के साथ मेरा प्रयोग, इसका हर अर्थ ये हुआ सच के साथ मेरा प्रयोग। तो ये किताब जो है वो इनकी जीवनी, खुद की लिखी गई जीवनी है, ठीक है। चलिए, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और इन्हीं के द्वारा और भी बहुत सारे जो है वो आर्टिकल्स लिखे गए, ठीक है। और वो आर्टिकल्स यंग इंडिया में आपको मिल जाएगा। यानी गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। तो एक तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी जीवनी हो गई, इन्हीं का लिखा गया एक आर्टिकल जो है वो यंग इंडिया है। तो ये यंग इंडिया भी गांधी जी ने ही लिखा है। इतना ही नहीं, एंड द स्पीचेस, और जो इन्होंने भाषण दिया है, ठीक है, कहाँ? ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसर पर महात्मा गांधी जी ने जो भाषण दिया, लोगों के समक्ष अपनी बातों को जो रखा है, ठीक है, इन चीजों से, ठीक है, कह रहा है कि रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। कह रहा है कि देखिए, तीन बातों को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। सबसे पहले गांधी जी ने जो अपनी जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा, एक बात। दूसरी बात, गांधी जी ने जो यंग इंडिया के अंदर जो आर्टिकल्स लिखे,
दूसरी बात। तीसरी बात, गांधी जी ने अलग अलग अवसर पर गांधी जी ने जो स्टेज के पर माध्यम से या और भी अन्य जगहों पे, ठीक है, भाषण जो दिया मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, इन सभी चीजों को जो इन्होंने अंग्रेजी में किया, इंग्लिश भाषा का जो इन्होंने प्रयोग किया, कहाँ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के अंदर, यंग इंडिया के अंदर, या अन्य मौके पे दिए गए भाषण के अंदर, तो इन तीनों चीजों से ये पता चलता है कि गांधी जी जो है वो, गांधी जी को अंग्रेजी में महारत हासिल था। गांधी जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। ये एक ओरिजिनल थिंकर भी थे, यानी कि वास्तविक विचारक भी थे, ठीक है, और एडियोबैटिक इंग्लिश इनकी अच्छी थी, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी की अंग्रेजी अच्छी थी, ये बताने के लिए तीन चीजों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एक, गांधी जी ने जो स्वयं अपनी जीवनी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इसमें ये अंग्रेजी में लिखा गया। दूसरी, यंग इंडिया लिखी गई, वो भी अंग्रेजी में था। और तीसरा, इन्होंने जो है वो अलग अलग विभिन्न मौक़ों पर, विभिन्न अवसरों पर जो इनके द्वारा भाषण दी गई अंग्रेजी में। तो इन तीनों चीज़ों से ये पता चलता है कि गांधी जी महान विचारक तो थे ही, साथ में अंग्रेजी में इनको महारत हासिल था। ये लाइन कहना चाह रहा है। चलिए, इसके बाद आगे है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस निम्नलिखित अंश में, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पूरी की पूरी जो है वो चैप्टर जो है, मतलब एक चैप्टर की शक्ल में दिया गया है। ये एक अंश है, ये एक टुकड़ा है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही था गांधी जी के द्वारा लिखा गया बातें, लिखी गई बातें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसको एक छोटा सा चैप्टर के रूप में लाया गया है। तो ये इसका एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी कि अंश हो गया, एक टुकड़ा हो गया। तो कहता है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि वो छोटा सा टुकड़ा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा अंश है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी जो है वो भारत की जो सभ्यता की जो नींव है, भारत की सभ्यता का जो बुनियाद है, उस बुनियाद के विषय में गांधी जी ने इस पे चर्चा किया है, गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी ने बताया है, गांधी जी बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं किस बात पर? तो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारत की सभ्यता का जो मजबूत बुनियाद है, उस पर गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर में व्याख्या करते हैं या लिखते हैं, बात करते हैं। Which has successfully withstood the passage of time, जो समय बीतने के साथ, समय जैसे 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 बीत रहा है, समय बीतने के साथ ये बहुत ही बेहतर ढंग से ये उसमें परिलक्षित होता है, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक दिखता है कि गांधी जी ने कब लिखा था। वो सभी बातें कहीं ना कहीं जो है वो सामने आ रही है, ठीक है। आगे कहता है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता। अभी यहाँ पे गांधी जी ने साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा, यानी कि भारत के सभ्यता की मजबूत बुनियाद। और दूसरी बात में ये कह रहे हैं दूसरी लाइन में, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो पूरी तरह से जिसकी प्रवृत्ति क्या है, वो प्रिविलेज है, मैटरलिटी है, कांट मैच, कहीं से मैच नहीं करता है भारतीय सभ्यता के साथ। यानी पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से भौतिकवाद पर आधारित है, पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरह से इमोरलिटी पर आधारित है, अनैतिकता पर आधारित है, लग्जरी पे आधारित है। यही वजह है कि भारत की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कहीं से मैच नहीं करता है, यानी पश्चिमी सभ्यता बिल्कुल अलग है और भारत की सभ्यता बिल्कुल अलग है। गांधी जी ये कह रहे हैं, है ना, द एलिवेट्स द मोरल बीइंग, वो पूरी तरह से भारत की सभ्यता जो है वो क्या है, मोरल बीइंग पर है, यानी कि नैतिकता पर आधारित है। भारत की सभ्यता नैतिकता पर आधारित, पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता पर आधारित। भारत की सभ्यता में लग्जरी की कोई जगह नहीं है, ठीक है, और पश्चिमी सभ्यता में सिर्फ लग्जरी ही लग्जरी है, ठीक है। यहाँ ट्रू होम रूल का प्रयोग भारत की सभ्यता में किया जा रहा है और वहाँ ट्रू होम रूल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी और आप जब पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो ये बातों से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि भारत की सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, बहुत अंतर है, ये दोनों कभी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता है। ये गांधी जी का परिचय था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, आप लोग बताएंगे किसी को कोई समस्या है इस जो है वो इंट्रोडक्शन में, गांधी जी का जो इंट्रोडक्शन था, गांधी जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया है,
ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब हम इनके चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स पर आते हैं। देखिए चैप्टर से पहले भी एक बॉक्स के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रश्नों को मेंशन किया गया है। चैप्टर तो अभी शुरू यहाँ से होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लेकिन चैप्टर के पहले और गांधी जी के इंट्रोडक्शन के बाद एक बॉक्स के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रश्नों को मेंशन किया गया है जो आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, क्या है उसको समझ लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मौखिक रूप से इन प्रश्नों का उत्तर दें। यह आपसे कहा जा रहा है कि मौखिक रूप से इन प्रश्नों का उत्तर दें, आपको ओरली देना है, आपको रिटन में नहीं देना है। तो आइए बात कर लेते हैं आप लोगों से। पहला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि गांधी जी का इंट्रोडक्शन में मैंने गांधी जी के विषय में बहुत सारी बातें आपको बताया है, तो हम समझते हैं कि आप इस विषय में आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे कि महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं। महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, देन ए पॉलिटिशियन थे। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। ठीक है, गांधी जी मुख्य चीफ वेपन्स के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में जो इन्होंने प्रयोग किया वो सत्य और अहिंसा को, यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया वो सभी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर के लिए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया। ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास का विषय है। फिर भी आप जानते होंगे, ठीक है, कि गांधी जी ने 3 कठिया जो व्यवस्था था नील का, उसको इन्होंने समाप्त किया था। 3 कठिया व्यवस्था जो नील का था, नील की जो खेती होती थी पश्चिमी चंपारण के अंदर, तो इन्होंने समाप्त किया था, है ना। तो ये भारत के किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया, इसका उत्तर आप ये दे सकते हैं कि भारत के किसानों के लिए 3 कठिया जो व्यवस्था था उसे समाप्त किया गांधी जी ने, पश्चिम चंपारण के अंदर नील विद्रोह किया। ये आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आइए तीसरा प्रश्न है, ये 2 हो गया। तीसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आप क्या समझते हैं। ये मैंने आपको सामूहिक रूप से भी बताया और मैंने पार्टिकुलर भी बताया, यानी अलग अलग करके भी मैंने दोनों को बताया था और एक साथ भी मैंने बताया था। सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, मैंने अभी भी कहा, भारत की वेशभूषाएं, भारत के बोल चाल, भारत का रहन सहन, ठीक है, भारत की ये सारी चीज़ें जो है वो सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया। और अगर पार्टिकुलर कहा जाएगा तो वो सभी भौतिक रूप जो भारत के अंदर पाया जा रहा है वो सब सिविलाइजेशन है, और वो सभी काल्पनिक रूप जो भारत के अंदर पाया जा रहा है वो सब कल्चर है। ठीक है, तो आप सभ्यता और संस्कृति का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि मंदिर की अगर बात करेंगे तो वो सभ्यता है, और पूजा की बात करेंगे तो वो संस्कृति है। ठीक है, पुष्प की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे तो वो सिविलाइजेशन है, और अगर उसके सुगंध की बात करेंगे तो उसके स्मेल की बात करेंगे तो वो कल्चर है। तो उसका उत्तर आप ये दे सकते हैं। इसके बाद है कि व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, कहता है कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ है, होली स्क्रिप्चर यानी कि पवित्र ग्रंथ, तो हमारे जो पवित्र ग्रंथ है किसी भी वो धर्म का हो सकता है। ठीक है, तो हर धर्मों के पवित्र ग्रंथ की यहाँ पे बात की गई है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ है या जो है सो गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, ठीक है, वेद पुराण हो, ठीक है, कुरान हो, ठीक है, इसके बाइबिल हो, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी होली स्क्रिप्चर, ठीक है, कोई भी पवित्र ग्रंथ कहता है कि टेल्स हमें बताता है अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी मानव के शाश्वत महत्व को, मानव के शाश्वत महत्व के विषय में, ठीक है, क्या बताता, व्हाट डू आवर होली, क्या बताता है मानव के शाश्वत महत्व को। तो जान लीजिए कि मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, हर धर्म के किताबों के अंदर मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। ठीक है, तो आप और मानव की जो मूल्य है, मानव का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके विषय में हर ग्रंथ के अंदर
जो बातें बताई गई है वो यही बताई गई है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ये इसके अंदर अच्छाइयों को पहचानने की क्षमता है, ये बुराइयों से अपने आप को दूर रखता है ना। इसको पता है कि कौन सा कार्य करने से पाप होता है, कौन सा कार्य करने से पुण्य होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो मानव के जो अवमूल्य है उस विषय में होली की स्क्रिप्चर पॉजिटिव यानी सकारात्मक बातें बताती है, ठीक है। ये 4 प्रश्न थे जो आपके लिए था, ओरली आपको उत्तर देना था, मैंने आपके लिए ओरली उत्तर आपको दे दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हर कोई समझ रहे हैं बातों को, चीजों को? चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इस पे मैंने काफ़ी चर्चा कर लिया, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए हैं, तो इससे हम लोग बाहर निकलते हैं और सीधे आते हैं चैप्टर पे। तो ये चैप्टर पूरी तरह से पैराग्राफ वाइज लिखा गया है, पैराग्राफ वाइज, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, P1 मान के चलिए इसको, पैराग्राफ 1, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में जो है वो गांधी जी लिखते हैं कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ, दैट की The civilization India has evolved is not to be beaten in the world। मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि भारतीय सभ्यता ने जो विकास किया है, ठीक है, वो कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी मात नहीं खा सकता, कहीं भी हार नहीं मान सकता, किसी से ये पीछे नहीं रह सकता। ये ऐसा भारत की सभ्यता विकास किया है। ये पहला लाइन गांधी जी कह रहे हैं कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूं, दैट की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, भारत की सभ्यता जो है वो इस तरह से विकास किया है, इज नॉट टू बी बिटेन, जो कभी भी मात नहीं खा सकता है, जो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, जो कभी भी हार नहीं मान सकता है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यानी भारत इज माई होम में गांधी जी पहला लाइन भारत की सभ्यता की प्रशंसा में किया, भारत की सभ्यता की बड़ाई गांधी जी ने कहा है, किया है इसमें पहला लाइन में। उसके बाद कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है वो कभी भी इसके बराबर कोई नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है, किसके? तो द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोया है, भारत की सभ्यता को जो निखारा है, भारत की सभ्यता को जो सजाया संवारा है, वो कभी भी इसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये दूसरा लाइन गांधी जी कह रहे हैं, पहला पारा का दूसरा लाइन। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड, रोम खत्म हो गया, वेंट चला गया, ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस पूरी तरह से तितर बितर हो गया, छितर बितर हो गया, ठीक है। 2 देशों की बात की गई है, रोम और ग्रीस की बातें कही गई है यहाँ पे कि रोम समाप्त हो गया, रोम आया और चला गया, यानी अपनी पहली सभ्यता पे नहीं रहा, उसकी सभ्यताएं बदल गई। ग्रीस आया, वो भी तितर बितर हो गया, वो भी अपनी पहली सभ्यता पे नहीं रहा, पुरानी सभ्यता पे नहीं रहा, उसकी सभ्यताओं में भी बदलाव कर दी गई, ठीक है। इसके बाद आगे कहते हैं, अभी पहला ही पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि सेम फेट, और ठीक उसी तरह से करा, उसी भाग्य के अनुसार करा, द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, कह रहा है कि फराउज भी टूट गया, फराउज की शक्ति, माइट ऑफ द फराउज, फराउज की शक्ति भी समाप्त हो गई। माइट ऑफ द फराउज, फराउज किसको कहते हैं? इजिप्ट के शासक को, इजिप्ट के शासक को, यानी मिस्र के राजाओं को फराउज कहा जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि फराउज की भी जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। फराउज की शक्ति भी, यानी मिस्र के राजाओं की शक्ति भी क्या हो गई? ब्रोकन, टूट गया, ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नलाइज्ड, जो जापान पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में ढल गया, अपने आप को ढाल लिया। जापान जो है वो अपनी प्रारंभिक सभ्यता पर, एंशियंट सभ्यता पे नहीं रहा, उसने भी अपने अंदर बदलाव कर लिया, चेंजिंग कर लिया। किसके आधार पर? वेस्टर्नाइज्ड हो गया, पूरी तरह से पश्चिमीकरण हो गया उसका, ठीक है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। देखिए गांधी जी क्या लिख रहे हैं कि चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, उसके बारे में मैं क्या कहूं। करा बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत आज भी स्थिर है, इसकी सभ्यता आज भी प्राचीन का है, इसकी सभ्यता में आज भी कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक है। इज स्टिल, आज भी स्थिर है,
कह रहा है कि सम हाउ और अदर साउंड द फाउंडेशन, कह रहा चाहे कुछ भी हो जाए इसका जो बुनियाद है वो बहुत ही मजबूत है। यानी भारत की सभ्यता का बुनियाद इतना मजबूत है कि आने वाले समय में जो है सारे देशों ने अपनी अपनी सभ्यताओं में बदलाव कर लिया। जैसे इसके पहले आपको रोम के बारे में बताया कि रोम ने बदलाव कर लिया, इजिप्ट के राजाओं ने बदलाव कर लिया, ठीक है, ग्रीस के लोगों ने बदलाव कर लिया अपनी सभ्यता को, लेकिन इंडिया की जो सभ्यता है इज स्टिल आज भी स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन सिर्फ यही है कि इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है, साउंड फाउंडेशन है इसका, ठीक है। अगला लाइन कहता है पहला पारा का, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। कहता है कि जो लोग हैं यूरोप के, पीपुल ऑफ द यूरोप के जो लोग हैं वो कहां से सीख रहे हैं? लेसन पाठ कहां से सीखते हैं? तो कहता है कि राइटिंग ऑफ द मैन, ग्रीस के जो लोगों ने लिखा है, ग्रीस के जो व्यक्तियों ने लिखा है उस लिखी गई चीजों को यूरोप के लोग सीखते हैं। तो भैया आप ऐसे चीजों को सीख रहे हैं जो ऑलरेडी जिसकी सभ्यता समाप्त हो चुकी है, ठीक है। उसके लेख से आप क्या सीख पाइएगा? उसके लेख से आप क्या सीखेंगे? जिसकी सभ्यता स्वयं समाप्त हो गई है उसके लेख से, यानी ग्रीस के लिखे गए जो लोगों ने लिखा है, ग्रीस के लोगों ने, उसके लेख से यूरोप के लोग सीखते हैं, लेसन पाठ सीखते हैं। और रोम के द्वारा लिखे गए पाठ को यूरोप के लोग सीखते हैं, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो ऑलरेडी खुद अपने आप में नहीं रह सका, अपनी शान शौकत को नहीं बचा सका, अपनी चमक दमक को नहीं बचा सका, आप वैसे लोगों के द्वारा लिखी गई चीजों को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब जो है वैसे देश के लेखक जो पूरी तरह से अपनी सभ्यता को विलीन कर लिए पश्चिमी सभ्यता में और उनकी चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी वहीं पहुंचेंगे, यानी आपकी भी सभ्यता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इनसे सीखने के क्रम में, यानी ग्रीस के लोगों ने जो लिखा उससे सीखने के क्रम में, रोम के जो लोगों ने लिखा उससे सीखने के क्रम में, पीपुल ऑफ यूरोप के जो लोग थे, कह रहा कि द यूरोपियन, यूरोप के लोग यानी यूरोपियन, तो यूरोपियन इमेजिन, ऐसा कल्पना करते हैं कि मैं इसलिए रोम के लोगों के द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं इसलिए ग्रीस के द्वारा लिखे गए लोगों को चीज़ों को पढ़ता हूँ, मैं एक कल्पना करता हूं, इमेजिन करता है, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस, की जो गलतियां ग्रीस के लोगों ने किया मैं वो गलती को नहीं करूंगा, ठीक है। और जो गलतियां रोम के लोगों ने किया मैं उस गलतियों को नहीं करूंगा, इसीलिए मैं उसके द्वारा लिखी गई लेखों को पढ़ता हूं और उससे सबक सीखता हूं, उससे पाठ प्राप्त करता हूं, ठीक है। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही उसकी दयनीय स्थिति है। यानी कि जो देश के लोग जिनकी सभ्यताएं ऑलरेडी अपना समाप्त हो चुका है, वैसे देश के लोगों के द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं उसको अगर अपना रहा यूरोप के लोग, और ये सोचकर अपना रहा है कि मैं कल्पना करता हूं कि जो गलती रोम के लोगों ने किया या जो गलती यूरोप के लोगों ने किया उस गलती को, उस मिस्टेक को मैं नहीं करूंगा, और यही वजह है कि वो भी पहुंच गया, उसकी भी स्थिति क्या हो गई? पिटिएबल हो गई, यानी कि दयनीय हो गई। ये आपका पहला पैराग्राफ गांधी जी ने लिखा है और इस पैराग्राफ में इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सब समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ में कहा, गांधी जी लिख रहे हैं कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इस मध्यांतर के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, ये सभी चीजें जो हो रही थी उसी के मध्य में, मिड्स कहते हैं मध्य में, बीच में, है ना। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया स्थिर ही रह गया। इंडिया ने कोई बदलाव, भारत के अंदर इसकी सभ्यता में कोई बदलाव नहीं आई, जैसे इसकी सभ्यता पहले थी वैसे ही इसकी सभ्यता रह गई। कब? जब रोम अपनी सभ्यता बदल रहा था, जब ग्रीस अपनी सभ्यता में परिवर्तन कर रहा था, जब जो है सो फराउस जो थे वो टूटे जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे, वैसी उसी क्रम में, उसी बीच में
भारत की सभ्यता इमूवेबल रह गया, यानी कि गतिहीन रह गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो इसकी चमक है, यही तो इसकी शान है, यही तो इसका मर्तबा है, यही तो इसकी बुलंदी है कि भारत की सभ्यता में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, कहता इट इज ए चार्ज अगेंस्ट द इंडिया। अब भारत के विरुद्ध ये एक लोगों ने क्या किया, ये एक आरोप मढ़ दिया, भारत के विरुद्ध एक आरोप लगा दिया कि दैट, क्या आरोप लगाया, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग जो है बड़ी क्या है, असभ्य व्यक्ति है। भारत में जब भारत के लोगों ने अपनी सभ्यता में कोई बदलाव नहीं किया, तब सुन लीजिए कि दूसरे देश के लोगों ने भारत के ऊपर क्या आरोप लगा दिया। भारत के लोग पे आरोप ये लगाता है दूसरे देश के लोग कि भारत के लोग कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य व्यक्ति हैं, इग्नोरेंट हैं, एंड स्टॉलिड है, हट्टी हैं, हठधर्मी पे उतरे हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इग्नोरेंट हैं, ठीक है, यानी कि अपनी ही बात पर ये अड़े रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के लोग हैं भारत के। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, लेकिन ये संभव नहीं था कि हम उसमें कोई परिवर्तन कर लेते, किसी परिवर्तन को एडॉप्ट कर लेते, ठीक है, गोद ले लेते, किसी बदलाव को चेंज कर लेते किसी सभ्यता, अपनी सभ्यता में। ये भारत के लिए संभव नहीं था। आप मेरे ऊपर लाख आरोप लगा दीजिए कि कैसा आदमी है भाई, सिगरेट नहीं पी रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम आपके वजह से सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो भारत के लोगों ने जब अपनी सभ्यताओं के अंदर, सभ्यता के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, तो दूसरे देश के जो लोग थे, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग थे, वो भारत के लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि यहाँ के लोग हठधर्मी में हैं, यहाँ के लोग हट्टी हैं, यहाँ के लोग कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें होने लगी भारत के लिए। कहता है इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन ये जो आरोप था, ये आरोप हमारे मेरिट के विरुद्ध था, हमारी मेधा के विरुद्ध था। हमारी मेरिट ये कहता है कि मैं कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने जो आप हमारी सभ्यता को सजा के, संवार के, निखार के दिया है, उस सभ्यता में हम बदलाव नहीं कर सकते। यही तो मेरी मेरिट है, और इसी मेरिट पर तुम उंगली उठा रहे हो कि ये सभ्यता में बदलाव नहीं चाहता है, ये अनसिविलाइज्ड आदमी यहाँ के लोग हैं, असभ्य लोग हैं, तो तुमको जो कहना है तुम कहो, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, कहता है कि वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। खरा, जो अनुभव हमें प्राप्त हुई है, उस अनुभव से ये पता चलता है कि हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसमें हम कोई बदलाव कर सके। यानी जब मैंने पश्चिमी सभ्यता, गांधी जी ये लिख रहे हैं कि जब पश्चिमी सभ्यता को मैंने देखा, समय समय पर जो बदलाव हुआ, और उस बदलाव में जो चीज़ें दिख रही थी, उसमें इतनी बुराई थी कि मेरी ये हिम्मत नहीं कर रही थी कि यहाँ की सभ्यता में भी कोई बदलाव किया जा सके। वी डेयर नॉट टू चेंज, हमारी हिम्मत नहीं थी कि इस सभ्यता में किसी तरह का कोई बदलाव किया जा सके। करा मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने भारत को सलाह दिया, भारत को मशवरा दिया, भारत को सजेस्ट किया, भारत को रिकमेंड किया कि यार क्या कर रहे हो, बदलाव करो, वक्त बदलाव का है, चेंजिंग हो रहा, हर देश चेंज कर रहा अपनी सभ्यताओं में, लेकिन भारत एंड शी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारत वैसे ही स्थिर रह गया। ठीक है, वो कहा कि भैया तुमको जो कहना है तुम कहते रहो, मैं अपने जो सभ्यता जो हमें पूर्वजों ने दिया है, मैं उसमें किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं करूंगा। दिस इज हर ब्यूटी, और यही तो इसकी खूबसूरती है, यही तो इसकी सुंदरता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी किसी तरह का कोई बदलाव इसने नहीं किया। इट इज द शिट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमारी उम्मीदों का क्या है, सुरक्षा है। सिट एंकर का मतलब होता है सुरक्षा, ये हमारी उम्मीदों का सुरक्षा है। ठीक है, हमारी उम्मीदों का सुरक्षा है। यानी भारत ने जो बदलाव नहीं किया, भारत में जो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये परिवर्तन जो है नहीं होने की वजह से इसकी खूबसूरती बनी रह गई, भारत की सभ्यता बरकरार रह गया, और यही भारत की क्या है, उम्मीदों पर एक सुरक्षा है। ये आपका पैराग्राफ 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पैराग्राफ 3 की बात करते हैं। पैराग्राफ 3 में कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट
विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए सिविलाइजेशन क्या है, इसकी एक परिभाषा यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा रहा है, गांधी जी लिख रहे हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो क्या है। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कह रहा है कि वो एक इस प्रकार का मोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि संपर्क साधने का एक माध्यम है, मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। विच पॉइंट्स आउट, जो दिखाता है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी इंसान को उसकी राह दिखाता है, उसके कर्तव्य की राह दिखाता है। इंसान का कर्तव्य क्या होनी चाहिए ये हमें सिविलाइजेशन सिखाता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इंसान को कौन सा कर्तव्य करनी चाहिए, ये सिखाता है हमारी सिविलाइजेशन। ये लाइन आपको ये कह रहा है, ठीक है। पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है, मैन का, इंसानों का पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य की राह दिखाता है। वो कौन दिखाता है? तो सिविलाइजेशन दिखाता है, ठीक है। फिर कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का जो है वो प्रदर्शन, या इसकी, या फिर मोरलिटी यानी नैतिकता का ऑब्जर्वेंस यानी निरीक्षण यानी जांच पड़ताल, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हो सकते हैं, यानी कि ये बदलने योग्य हो सकते हैं। क्योंकि समय के साथ जो है हम लोग अपने ड्यूटी में परिवर्तन करते हैं, और समय के साथ हमारी मोरलिटी जो होती है, नैतिकता होती है, उसका ऑब्जर्वेंस होता है, उसका निरीक्षण की जाती है कि आपके अंदर कौन सा मोरल है, आपके अंदर मोरलिटी है कि नहीं है, ठीक है। समय समय पर इसकी जांच होती है। तो ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हो सकते हैं, बदलने योग्य हो सकते हैं समय के साथ। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कहता है कि यदि हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी मोरलिटी को, यानी अपनी नैतिकता को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उससे इस बात का पता चलता है कि आपका जो माइंड है, यानी आपका जो मस्तिष्क है, और आपके जो पैशंस है, आपके अंदर जो पाई जाने वाली जोश है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप मास्टरी हासिल है कि नहीं, यानी आपको महारत हासिल है कि नहीं, यानी आप कंट्रोल में, आपका पैशन है कि नहीं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है कि नहीं, ये पता चलता है कब? जब हम किसी चीज़ को जांचते हैं तब। तो ये है कि टू ऑब्जर्वेंस, यही कह रहा है गांधी जी लिख रहे हैं कि नैतिकता की जांचने से, नैतिकता को जांचने से इस बात का पता चलता है कि हमारा माइंड, हमारा पैशन, ये दोनों हमारे कंट्रोल में है या नहीं, इससे पता चलता है। दीज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, ठीक है। गुजराती इक्विवेलेंट में यानी गुजरात के समकक्षीय, यानी गुजरात की भाषा में ये कह लीजिए कि अगर हम गुजरात की भाषा में बात करें कि सिविलाइजेशन कहते किसको हैं, तो आप सीधा समझिए गुड कंडक्ट को ही, यानी अच्छे व्यवहार को ही सभ्यता कहा जाता है। अच्छे व्यवहार, गुड कंडक्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग? गुजराती इक्विवेलेंट में गुड कंडक्ट को ही सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता का मतलब अच्छा व्यवहार। गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती भाषा में गुजरात के लोगों के द्वारा जो कही गई चीज़ें हैं, यानी सभ्यता के विषय में, वो ये है कि अच्छा व्यवहार ही क्या है? सिविलाइजेशन है। अच्छा व्यवहार सिविलाइजेशन है। गुड कंडक्ट इज ए सिविलाइजेशन, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट? गुजराती इक्विवेलेंट में। ये आपका तीसरा पैराग्राफ है। तीसरा पैराग्राफ समझ गए? चलिए अब हम लोग चौथा पैराग्राफ की बात करते हैं। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody. अगर ये परिभाषा सही है, यानी कि गुड कंडक्ट ही जो है सिविलाइजेशन है, अच्छा व्यवहार ही जो है वो आपका सभ्यता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये डेफिनेशन सही है, ये परिभाषा सही है, तो भारत के बहुत सारे लेखकों ने ये दिखाया है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको हमको दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। यानी हम अपनी सभ्यता में किसी दूसरे लोगों की सभ्यता की चीज़ों को लावें, जोड़ें, या दूसरे की सभ्यता से हम कुछ सीखें, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। समझ गए? एंड दिस इज इट्स शुड बी, और ऐसा ही होना भी चाहिए। यानी अगर हमारी सभ्यता अपने आप में कंप्लीट है तो हम किसी दूसरे की सभ्यता का नकल नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका चौथा पैराग्राफ में था।
अब 5वां पैराग्राफ कहता है कि when we notice that the mind is a restless bird, the more it gets, the more it wants. देखिए मैंने आपको सिलेबस जब आपको बता रहा था तो इसी लाइन को मैंने मेंशन किया था। आप जाके दूसरे वीडियो, इससे पहले का वीडियो जो डाला गया है सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, आप उसमें जाके देखिए। मैंने इसी को लाइन को मेंशन किया था कि कहीं भी प्रोज से कोई भी एक लाइन लिख देगा और उसका एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था, ठीक है, कहा जाएगा। तो यही यहाँ पे लाइन है, देखिए, वी नोटिस दैट, हम लोग प्राय ऐसा देखते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है, मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है, वो बेचैन पंछी की तरह है, रेस्टलेस है, बेबाक है, बेकाबू पंछी की तरह है। कह रहा है कि द मोर इट गेट्स, जितना ही इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये खोजता है, उतना ही ये चाहता है। ब्रेन क्या है, कभी सेटिस्फाइड हुआ है कोई इंसान जो है वो सेटिस्फाइड है किसी चीज से? उसको ये चीजें मिल गई तो दूसरी चीजों की लालच होगी, दूसरी चीजें मिल गई तो तीसरे चीजों की लालच हो गई। तो गांधी जी ये लिखते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इंसान का जो दिमाग है वो बेचैन पंछी की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना ही इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और अंततः असंतुष्ट रह जाता है। सोचिए, जो चीज़ों की उसकी जो है इच्छा हुई वो सारी चीज़ें प्राप्त हो गई, इसके बावजूद अनसेटिस्फाइड रह गया, यानी असंतुष्ट रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं क्या थी, मल्टीप्लाई होती चली जा रही थी, उसकी इच्छाएं अनगिनत थी, ठीक है, लिमिटलेस थी। यही वजह है कि इंसान के ब्रेन के बारे में गांधी जी ने जो लिखा वो बहुत बेहतर बात लिखा है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। इतना मिलने के बावजूद भी ये अनसेटिस्फाइड ही रह जाता है, असंतुष्ट ही रह जाता है। ये इंसानों के साथ लगा हुआ है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल, जितना हम अपनी इच्छाओं पर फोकस करेंगे, जितना भी अपनी जोश की तरफ विशेष ध्यान देंगे, विशेष अधिकार को अपनाने का प्रयास करेंगे, तो ये कहता है द मोर अनब्रिडल्ड, उतना ही हम अनियंत्रित होते चले जाएंगे। आप अपने जोश पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जो आपकी इच्छा करता है वही आप करने का प्रयास करेंगे, तो आप बेलगाम हो जाएंगे, अनब्रिडल्ड हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन में, कहा दे बिकेम, क्या बन जाएंगे, अनब्रिडल्ड, दे बिकेम, वो बन जाएंगे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए, किस लिए, ये पहला जो लाइन आपको कहा, ठीक है, कि जितना भी हम अपनी इच्छाओं पर को मानेंगे, जितना भी हम अपनी पैशन, अपनी जोश को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हम क्या होते जाएंगे, अनब्रिडल, अनियंत्रित होते जाएंगे। इसीलिए इच्छाओं पे प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यही वजह है कि हमारे एंसेस्टर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हमारी विशेष अधिकारों पर क्या क्या था, हमारी इच्छाओं पर एक लिमिट तय कर दिया था, निर्धारित कर दिया था कि बाबू इतने दूर में तुमको रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि ये एक एरिया तय कर दिया गया है हमारी इच्छाओं का, कि इतने दूर में आपका इच्छा अगर है तो यही इन्हीं इच्छाओं पर आपको आगे बढ़ना है। इससे आगे अगर आप जाते हैं, दैट मीन्स आप कहाँ जा रहे हैं, अनब्रिडल्ड होते चले जा रहे हैं। समझ गए? तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, हमारी इच्छाओं पर एक लिमिट तय कर दिया था, एक अहाता का निर्धारण कर दिया था कि ये इतना ही आपकी इच्छाएं हैं, तो आप इसी के अंदर आपको रहना है। दे सा दैट, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन, उन लोगों को ये बात पता थी, हमारे पूर्वज जानते थे कि ये जो हैप्पीनेस है ना, ये जो खुशहाली है ना, खुशी जो है ना, वो क्या है, मेंटल कंडीशन है। ये जो है वो फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये मेंटल। अगर आप दिमाग से संतुष्ट हो गए, दैट मीन संतुष्ट हो गए, वरना अगर माइंड से संतुष्ट नहीं हुए तो पूरी लाइफ आपको जो भी चीज़ें दे दी जाए आपकी इच्छा के अनुसार, कभी आप हैप्पीनेस, आपको खुशी नहीं मिलेगी। ये पूर्वज हमारे जानते थे, उनको पता था ये सारी चीज़ें कि हैप्पीनेस जो है वो एक मेंटल कंडीशन है, खुशहाली जो है वो मानसिक जो है वो हालात है। ये अगर माइंड से अगर सेट हो गया कि मैं इतने में खुश हूँ तो आप खुश हैं, और अगर माइंड ये सेट नहीं किया मैं खुश नहीं हूँ, तो दुनिया की सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी तो भी आप संतुष्ट और खुश नहीं रहेंगे। ये हमारे पूर्वजों को इस बात की अंदाज़ा थी। अब आगे छठा जो आपका पैसेज है उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, छठा पैसेज में गांधी जी लिखते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक इंसान इसलिए खुश नहीं कि वो अमीर है।
एक इंसान, एक व्यक्ति इसलिए खुश नहीं है कि वो अमीर है, वो धनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आकलन कर लीजिए, आप अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों से पता कर लीजिए, ठीक है, आप सर्वे कर लीजिए, आपको मोस्टली जो अमीर लोग होंगे, जो धनी संपत्ति वाले लोग होंगे, वो ज़्यादा आपको दुखी मिलेंगे। गांधी जी यही लिख रहे हैं कि मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज इज रिच। एक इंसान इसलिए खुश नहीं है कि वो अमीर है, वो धनी है, कहा कि आवर हैप्पी बिकॉज इज पुअर, या अनहैप्पी इसलिए नहीं है कि वो गरीब है। यानी कि खुशी का और दुखी का गरीबी और अमीरी से कोनो लेना देना नहीं है। आप कोई इंसान दुखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गरीब होगा। कोई इंसान खुशहाल है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अमीर होगा। यानी दुख को और सुख को, इन दोनों चीज़ों को अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, आगे लिखते हैं गांधी जी कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी। गरीब लोगों को ही तो पराया देखा जा रहा है खुश। ज़्यादा जो खुश देखा जा रहा है वो गरीब लोगों को ही देखा जा रहा है। और द पुअर, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, सॉरी, द रिच आर ऑफन टू बी सीन अनहैप्पी। गरीब लोगों को, पराया गरीब लोगों को दुखी देखा जा रहा है। और सॉरी, ये लाइन मिस्टेक है, रिच है ना, ये देखिए यहाँ पे रिच है, मैं बार बार गरीब कह दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रिच वर्ड का यूज किया है, अमीर की बात हो रही। द रिच आर ऑफन टू बी अनहैप्पी, पराया अमीर लोगों को ही दुखी देखा जा रहा है। देखिए गांधी जी क्या लिख रहे हैं कि पराया यह देखा जाता है कि गरीब अमीर लोग जो है वही अनहैप्पी है, यानी कि वही दुखी हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को ही खुश देखा जा रहा है। अब आप ही बताइए कि जब पराया अमीरों को दुखी और गरीबों को खुशहाल यानी कि सुख में देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सुख और दुख का गरीबी और अमीरी से कोई मतलब नहीं है। गांधी जी ये लिख रहे हैं, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। लाखों लाख लोग आपको गरीब मिलेंगे। आप देख लीजिए, आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, अमीरों की संख्या कम है और गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो मिलियंस है ना, लाखों लाख जो है वो आपको क्या मिलेंगे? गरीब मिलेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, पूरी चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। पूरी चीज़ों का जब जांच पड़ताल हमारे पूर्वजों ने कर लिया, हमारे एंसेस्टर्स ने कर लिया, तब हम लोगों को ये बात हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि आपको हमेशा लग्जरी से, प्लीजर से क्या करना है? डिसयूएड, आपको दूरी बना के रखना है। किन चीज़ों से? किन चीज़ों से बताइए? यानी कि लग्जरी और प्लीजर, यानी आनंद और विलास समझते हैं, विलास, भोग विलास समझते हैं। तो ये लग्जरी यही कह रहा है कि हमें भोग विलास से और आनंद से हमें क्या करना चाहिए? हमें दूर रहना है। हमारे एंसेस्टर्स ये कहते थे कि ऐशो आराम की जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, उससे हमें दूरी बना के रखना है। ऐशो आराम वाली ज़िंदगी हमें नहीं जीना है। इसी वजह कर, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ऐशो आराम वाली ज़िंदगी में जो लोग हैं वही तो अनहैप्पी दिख रहे हैं, और जो गरीबी में जो लोग हैं वही तो हैप्पी दिख रहे हैं। तो क्यों नहीं हम भी ऐसे लग्जरी वाला लाइफ से, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी से हम भी दूर रहे। ये हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। We have managed with the same kind of plow and existed thousands of years ago. हम लोग उसी प्लाव, हम लोग उसी प्रकार के हल को चलाएंगे, हम लोग उसी प्रकार के हल को सुव्यवस्थित करेंगे, मैनेज करेंगे, जो एग्जिस्ट हमारे पास है, जो मौजूद है, जो हमें हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने दिया है। यानी कि यहाँ पे इस लाइन का अर्थ है खेती करने से। हमारे पूर्वजों ने, हमारे किसानों ने जो खेती करके हमें दिखलाया है, जो बताया है, हम उसी प्रकार के खेती पर आश्रित रहेंगे और उसी प्रकार के खेती को हम लोग करेंगे।
जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। अर्थात अपनी मेहनत से हम कमाएंगे, हमें किसी भी प्रकार का कोई भोग विलास, कोई भी विलासिता वाली जिंदगी, कोई भी आनंददायक जिंदगी के फेर में नहीं रहना है। अपने पैर हाथ से कमाना है और खाना है। हमारे पूर्वजों ने ये हमें बताया है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी में है, वी हैव retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। हम लोग उसी प्रकार के झोपड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। कोटेज यानी कि झोपड़ी। हम लोग उसी प्रकार के हम लोग उसी प्रकार के कोटेज यानी कि झोपड़ी में रहेंगे, है ना, जो हमारे पूर्वजों ने हमें पहले से दे रखा है। और हम लोग हमारी जो इंडिजिनस कहते हैं पैतृक को, वो पैतृक जो हम जहाँ पे पैदा हुए, ठीक है, उसको हम लोग पैतृक कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं। तो हमारा जो प्रारंभिक जो शिक्षाएं हैं जो हमें पैतृक जगह पे हमें मिलती है, हमें उसी को हम लोग प्राप्त करेंगे सेम एज बिफोर, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है। ठीक है, गांधी जी आगे लिखते हैं, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। हम लोग को अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता, यानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हम लोग, होड़ जिसको कहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की जो होड़ लगी हुई कि हम उससे आगे, हम उससे आगे, उसके फेर में हम लोगों को नहीं रहना है। यानी जीवन को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी हम लोगों को नहीं जीना है। कंपटीशन वाला प्रतियोगात्मक जीवन हम लोगों को नहीं जीना है। ठीक है, ये हमारे पूर्वजों का कहना था, गांधी जी मेंशन किए हैं अपने चैप्टर के अंदर। ठीक है, ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेजेस। हमारे पूर्वज जो थे वो अपना ऑक्यूपेशन पर और अपनी ही ट्रेड पर, यानी अपनी तिजारत पर, अपनी व्यवसाय पर क्या करते थे, निर्भर करते थे, अपनी व्यवसाय करते थे, और उसी से उन्हें रेगुलर वेजेस मिलती थी, निरंतर लगातार उसी से उनको मजदूरी मिलती थी। करा इट वाज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसी भी बात नहीं थी कि उन लोगों को ये पता नहीं था कि मशीन का आविष्कार कैसे हुआ। सब पता था कि अन्य देशों के अंदर मशीन का इस्तेमाल, यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यंत्र बना दिया गया, आविष्कार कर दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी उनको थी, हमारे पूर्वजों को इसकी जानकारी थी। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज ये जानते थे, क्या जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, यदि हम ऐसे चीज़ों से अपना दिल लगा लिए, ऐसे चीज़ों में हमने अपना समय देना शुरू कर दिया, मशीन का इस्तेमाल मोस्टली हम लोग करने लगे, तो वी वुड बिकेम स्लेव्स एंड ऑल्सो आवर मोरल फाइबर। तो क्या होगा, तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे और हमारा मोरल फाइबर जो है वो समाप्त हो जाएगा, हमारा जो चरित्र है वो समाप्त हो जाएगा और हम उसके गुलाम हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ, एक मोबाइल का। आप मोबाइल का यूज़ जो करते करते आप इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि आज आप उसके गुलाम हो गए हैं, यानी मोबाइल के बिना आप पल भर नहीं रह सकते हैं। उसमें होने वाली समस्या आपकी समस्या से जुड़ गई है, उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट आता तो पल भर के लिए ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में कोई फॉल्ट आ गया है। उतनी तकलीफ आपको तब नहीं होती है जब आपके बॉडी में जब जो कोई समस्या आती है, तब तकलीफ ज़्यादा होती है जब आपके मोबाइल में कोई समस्या आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए कि आपने मोबाइल के साथ आपने अपना दिल लगा लिया, आप मोबाइल के साथ आपने अपना समय ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो हमारे पूर्वजों को ये पता था कि अन्य देशों के अंदर बहुत सारे यंत्रों का निर्माण हो गया है, बहुत सारी चीज़ों की आविष्कार हो गई है, लेकिन यदि हम उसको अपनाते हैं, उसमें अहम समय देते हैं, भूमिका निभाते हैं, तो पता ये चला कि हम उसके गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, हमारा मोरल फाइबर समाप्त हो जाएगा। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands and feet। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर हमारे पूर्वजों ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया क्या, कि हम लोग जो हाथ और पैर से जो हो सकेगा, आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथों पैरों से जो काम होगा हम लोग उसी को करेंगे और उसी से हम अपना जीवन गुजर बसर कर लेंगे। ठीक है, किसी यंत्रों पर निर्भर
नहीं करेंगे। आगे कहते दे सा दैट, उन लोगों ने ये देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन द प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उनको ये भी पता था, ये जानते थे, उन लोगों ने ऐसे देखा कि जितना हम अपने हाथ पैर का प्रयोग करते हैं उतना ही स्वस्थ रहते हैं, उतना ही हेल्दी रहते हैं, और जितना हम अपने आप को आराम में डाल रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उतना ही अस्वस्थ हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी था कि अपने हाथ पैर का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, यानी आपका फिटनेस बना रहेगा। यदि आप हाथ पैरों का इस्तेमाल कम करेंगे और मोस्टली आप निर्भर करेंगे मशीनों पर, यंत्रों पर, तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। ये हमारे पूर्वजों को पता था। यही वजह है कि हमारे पूर्वज मोस्टली हैंड्स एंड फीट का प्रयोग करते थे और मशीनों से दूरी बना के रखे हुए थे। ये आपका छठा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग 7वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। आज हम लोग कुल 10 पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, और 10 पैराग्राफ के बाद ये एक वीडियो अपलोड आपको किया जा रहा है। ठीक है, ये पार्ट 1 बनाकर, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो हम लोग इसको एक पार्ट में नहीं ले सकते पूरे चैप्टर्स को, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज बना लेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग 10 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर दूसरा पार्ट में हम लोग आगे जो शेष पैराग्राफ बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए, 7वां पैराग्राफ में कहता है, गांधी जी लिखते हैं कि द फर्दर reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance and the people would not happy in them। हमारे पूर्वज, देखिए आगे क्या गांधी लिख रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे उनको इस बात की भी जानकारी थी कि जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो एक फंदा है, वो एक इनकम्ब्रेंस है, यानी कि एक बोझ है। बड़े बड़े शहरों को हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, एक बड़े बड़े शहरों को हमारे पूर्वजों ने स्नेयर कहा, यानी फंदा कहा, फंसने वाली जगह। जब हम वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी मामले में हम वहाँ फंस जाएंगे। वो इनकम्ब्रेंस कहा, यानी बोझ कहा। हमारे पूर्वजों को पता था, एक रीज़न, एक कारण ये भी था, हमारे पूर्वजों ने कहा कि द फर्दर रीज़न, यानी अगला जो कारण है वो ये है कि बड़े बड़े जो शहरें हैं, लार्ज जो सिटीज़ हैं, वो क्या है, वो स्नेयर है। यानी उस ज़माने में ये चर्चा की जा रही है कि बड़े बड़े शहरों को कहा जा रहा है कि वो फंदा थे, एंड इनकम्ब्रेंस यानी बोझ थे, एंड द पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, वहाँ के लोग अपने शहरों में खुश नहीं थे। जितना खुशी गांव देहात में रह के लोग जितना खुश रह लेता है, वो शहरों में रहने वाले लोग उतना खुशी प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमारे पूर्वजों को पता था और ये उन चीज़ों को देख रहे थे, भली भांति समझ रहे थे। दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीफ। ऐसा क्यों? वजह यह था कि बड़े बड़े शहरों में आपको क्या मिल जाएगा, तो गैंग्स ऑफ थीफ मिल जाएगा, चोरों का अड्डा मिल जाएगा, चोरों का समूह मिल जाएगा, चोरों का संगठन मिल जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े शहरों को हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, फंदा कहा, और क्या कहा, इनकम्ब्रेंस यानी कि बोझ कहा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं, वहाँ पे रॉबर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे डाकू मिल जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में आपको पर्स छीन लिया जाएगा, बड़े बड़े शहरों में आपको बेहोशी की दवा देकर आपकी सारे सामग्री छीन ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े बड़े शहरों में मिलता है। इस वजह से हमारे पूर्वज हमें मना करते थे बड़े शहरों से जुड़ने के लिए। वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन से मिल जाएंगे, वेश्यावृत्ति मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो कि गांव देहात में ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे पूर्वजों को ये सारी जानकारी थी, इसलिए हमारे पूर्वज जो है बड़े बड़े शहरों को फंदा और बड़े बड़े शहरों को इनकम्ब्रेंस मान रहे थे। ठीक है, एंड वाइस फ्लरिशिंग, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और वहाँ गरीबों को अमीरों के द्वारा लूट लिया जाता है। यानी वहाँ पे जो गरीब लोग होंगे उनसे बड़े बड़े कामों को कराया जाएगा और उन्हें छोटी छोटी मजदूरी दी जाएगी। तो ये एक प्रकार का लूटना हो गया, यानी वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में अमीरों के द्वारा गरीबों को लूटा जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे पूर्वज ये कहते थे कि नहीं, अपने गांव में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, बड़े बड़े शहर में जाने का मतलब है वहाँ गैंग्स ऑफ थीफ से मिलना, रॉबर से मिलना, प्रोस्टिट्यूशन से मिलना। तो इस वजह से हमारे पूर्वजों का ये मानना था कि बड़े बड़े शहरों से अपने आप को बचाइए और गांव में एंजॉय कीजिए। ठीक है, दे वर देयरफॉर, इसीलिए वे लोग कहते हैं दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट थे, विथ ए स्मॉल विलेज, छोटी छोटी गाँवों में। देख लीजिए क्या कहा गया, आखिर हमारे पूर्वज अगर छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे तो उसके पीछे रीज़न तो था ना। तो यही रीज़न था कि वो सारी बुराइयां, वो सारी इविल्स जिसकी चर्चा अभी मैंने किया, वो शहर में पाया जाता है और गांव के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। इसीलिए हमारे पूर्वज गांव में ही रहकर खुशहाल थे, खुश थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं।
चलिए 8वां पैराग्राफ में गांधी जी ने लिखा है कि दे सा दैट किंग्स एंड देयर swords were inferior to the swords of the ethics and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs। देखिए हमारे पूर्वजों ने एक बात और, हमारे पूर्वजों को ये जानकारी थी, वो जानते थे, गांधी जी ने मेंशन किया अपने 8वां पैराग्राफ में कि देशा, उन लोग ये देखते थे कि जो राजाओं की जो तलवारें हैं ना वो छोटा तुच्छ हो जाता, इन्फेरियर मतलब तुच्छ हो जाना, छोटा हो जाना। तो बड़े बड़े राजाओं की जो तलवारें हैं, सोड जो है वो छोटी पड़ जाती है। कहाँ? हमारे ऋषि और मुनियों के समक्ष। देखिए बड़े बड़े महाराजा भी जो होते थे और ऋषि मुनि के पास जब वो जाते थे तो वो अपनी तलवार को ऐसे करके उनके कदमों में झुक जाया करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि बड़े बड़े जो राजा हैं वो भी तुच्छ हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं हमारे ऋषि और मुनियों के सामने। ठीक है, यही इस चैप्टर के अंदर, इस लाइन के अंदर इन चीज़ों की चर्चा की गई है। उसके बाद कहा जाता है कि ए नेशन करा विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और एक राष्ट्र जिसके पास अपना संविधान हो, कह रहा है कि इन फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न्स फ्रॉम एवरीबडी, कह न्यू दैट द प्रोफेशंस वे आर नॉट ए पार्टिकुलरली सुपेरियर। कह रहा जिस राष्ट्र का अपना संविधान हो तो इस संविधान में निश्चित रूप से ये बातें कही जाती है कि कोई भी इंसान अपने आप में जो है सुपेरियर नहीं है। हर इंसान जो है वो अपने आप में सुपेरियर है, कोई इंसान एक दूसरे से इन्फेरियर नहीं है, कोई इंसान एक दूसरे से छोटा और बड़ा नहीं है। हर ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है और हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोग जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आप किसी को भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी को भी बड़ा और छोटा नहीं आंका गया है। संविधान सबके लिए बराबर है और संविधान में सबकी जो वैल्यूएबिलिटी है, यानी सबका जो मान है, मान सम्मान है, वो सबका बराबर है। चाहे वो बड़ा आदमी हो, धनवान हो, या फिर वो गुणवान हो, या फिर वो जो है सो गरीब हो, हर इंसानों के लिए कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल, हर इंसानों के लिए ये संविधान बराबर है, सबको बराबर का अधिकार प्राप्त है संविधान से। तो यही गांधी जी लिखते हैं कि अगर कोई देश है, कोई राष्ट्र है और उसका अपना संविधान है तो इट मीन्स ये है कि वो संविधान जो है वो उसको ये राइट देती है कि कोई भी किसी से आगे नहीं है, कोई भी किसी से सुपेरियर नहीं है, सब उस संविधान के नज़दीक बराबर है। ठीक है, एक इसी में एक और लाइन था, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड द डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बॉर्ड। हाँ, उस राष्ट्र में आपको कोर्ट्स भी मिलेंगे, कचहरी मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे, वकील मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, चिकित्सक मिलेंगे, लेकिन कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। क्या है? वो सब अपने अपने बंधनों में बंधे हुए हैं। यानी कि जज है तो उसका अपना एक बॉन्ड है, लायर्स हैं तो लायर्स का जो है अपना एक बाउंड है, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स का एक अपना बाउंड है। हर इंसान की एक लिमिटेशन तय कर दी गई है। जज हैं तो आप इसी के अंदर रहेंगे, वकील हैं तो आपका यही लिमिटेशन है, आप डॉक्टर हैं तो आपका ये लिमिटेशन है। यानी कोई भी जो है वो अपने लिमिटेशन से आगे नहीं जा सकता है। ये हमारा संविधान के अंदर जो है बताया गया है, जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, इसके बाद है मोर ओवर दीज वकील्स एंड वेद्स डिडंट रॉब पीपुल। कोई भी वकील, कोई भी वेद किसी को अपना रोब और दबदबा नहीं दिखा सकता है। रॉब का मतलब है अपने आप को सुपेरियर कहना और किसी को इन्फेरियर कहना, मैंने अपने आप को श्रेष्ठ मानना और दूसरे के ऊपर अपना जो है वो दबाव बनाना, ये रॉब होता है। ठीक है, तो कहता है कोई भी वकील हो, कोई भी वेद्स हो, कोई भी लोगों, किसी के लोगों के ऊपर कोई अपना रॉब दबदबा नहीं बना सकता है, नहीं दिखा सकता है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट। उनको पता है कि हर लोग एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है।